Yes, let's wait for 2 more minutes and then we will start our lecture. So let us start. The first topic which we will discuss in this lecture is hierarchical paging. अब ये hierarchical paging की requirement क्या थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब आपके पास let us suppose hierarchical paging है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हिरारिकल पेजिंग की? जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लेट अस सपोज पी की वैल्यू ज्यादा हो तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम लीड करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने बताया था। अब हिरारिकल पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस था आगे पी एंड डी में डिवाइडेड था। अब हम क्या करेंगे बेसिकली इसमें, क्या लेक्चर रिकॉर्डेड है? स्टार्ट है रिकॉर्डिंग में? यस। सो अब हमने करना क्या है कि P को हमने डिवाइड कर लेना है कितने लेवल की पेजिंग है। तो लेट अस सपोज P1 P2 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह की जो पेजिंग होगी इसको हिरारिकल पेजिंग बोलेंगे, जिससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमारी सेव हो सके। वो कैसे सेव होगी? सबसे पहले हम एक वेरी सिंपल एग्जांपल करते हैं कि जिसमें लेट अस सपोज P इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू 2 है। मान लो ये आपके पास है, ठीक है। सो आपके पास अगर P इक्वल्स टू 4 है तो पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी? 2 रेज टू पावर 4, दैट इज 16। यहां पर कितनी एंट्रीज होंगी? 16, 0 से लेके 15 तक। क्लियर? और ये सारी की पेज टेबल तो मेमोरी में इकट्ठा ही स्टोर होगा, तो ये सारे का सारा इकट्ठा स्टोर होगा। लेकिन अगर मैंने P को ब्रेक कर लिया टू पार्ट्स में, P1 इक्वल्स टू 2 एंड P2 इक्वल्स टू 2, तो अब क्या होगा आपके पास? लेट अस सपोज अब P की वैल्यू, P1 में कितनी है वैल्यू? 2। तो जो फर्स्ट लेयर है पेजिंग की, आउटर टेबल जिसको हम बोलते हैं आउटर टेबल या इंडेक्स टेबल,
इसमें अब लेट अस सपोज इसको मैंने P बोल दिया, इसमें अब कितने पेजेस होंगे? इसमें 4, 2⁻², और इसका हर एक अलग पेज टेबल को पॉइंट कर रहा होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ये क्या है? बेसिकली आपका P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर टेबल, ये सारे क्या है? P2 को कर रहे हैं, क्योंकि हर में देखो P2 की वैल्यू 2 है, तो हर आउटर पेज टेबल में कितनी वैल्यू है? P2 की 2 के साथ ही हमने इसको ब्रेक किया है। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट हो? यहां तक किसी को डाउट हो? अगर P ऑड होता तो? ऑड हो कोई इशू नहीं। लेट अस सपोज आपकी P2 = 3 होता यहाँ पे, मतलब P = 5 होता, हमने ब्रेकिंग ऐसे कर ली, ठीक है। तो यहां पर अब P2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां पर आप क्या लिखते? उस हिसाब से ब्रेक होता, ये 8 का बनता। क्लियर? एक्चुअल फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर होगी? आउटर में। तो यहां पर ये कितने? 0 से 7 तक के होते, 0 से 7 तक, 0 से 7, 0 से 7। तो टोटल यहां पर पेजेस कितने लगे? सॉरी, यहां पर कितनी एंट्रीज बनी? 32 + 4 36। तो मेमोरी स्पेस तो जरूर वेस्ट हुई, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमने रिमूव कर दी। क्यों? क्योंकि यहां एक साथ इकट्ठी स्पेस कितनी चाहिए? 8। नॉर्मली कितनी चाहिए होती थी अगर ये 5 होता? 32। क्लियर है या नहीं? ऑड के केस में सर P2 को ज्यादा रखना है P1 नहीं, से? ये जरूरी नहीं, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी होगी, लेकिन ये तो एक मेथड है उसका सॉल्यूशन का। आप कहोगे तो P1 = 3 कर लो, P2 = 2 कर लो। तो अगर P1 = 3 करोगे तो क्या होगा? जो आउटर पेज टेबल है उसमें कितनी एंट्रीज आ जाएंगी? 8। हर एंट्री में कितना आएगा? 4। तो यहां अगेन 8 × 4 का बन गया वो वही बात, ठीक है। वो तो जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा होगा। तो हर किसी को ये समझ में आ गया कि इसकी कैसे इसने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव किया? यस, ये क्लियर है सभी को? एनी डाउट? चलो मैं चैट में देखता हूं अगर किसी को डाउट हुआ। सर फ्रेम्स के बारे में आउटर टेबल में पता करेंगे कि इंटरनल टेबल पे? फ्रेम्स वाली एग्जांपल भी करवा देता हूं। अगर आप फ्रेम्स के साथ देखना चाहते हो, चलो सभी का रिपीट भी हो जाएगा। मान लो हमारे पास, थोड़ी इजियर एग्जांपल ले लें, 4 पेजेस का है, 4 पेजेस हैं वैसे। तो ये P = 4 के केस में इसका पेज टेबल कैसा बनता? P = 2 के केस में कि आपके पास यहां पर 4 फ्रेम्स होते, 5 7 8 9, ठीक है, पेज टेबल में। अब इसी को हमने हिरारिकल उसमें कर लिया, जिसमें P1 = 1, P2 = 1 और बाकी D तो है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? P1 = 1, 1 मतलब आउटर पेज टेबल में 2 एंट्रीज। अब लेट अस सपोज ये किसको पॉइंट करेगी? इसको। एक ये किसको करेगा? इसको। तो अब यहां पर क्या होगा अगर ये आउटर है? 5 7 8 9। क्लियर है ये? यस।
यहां पर P की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये हमने इसको डिवाइड कैसे कर लिया, P1 इक्वल्स टू 2, P2 इक्वल्स टू सॉरी P1 इक्वल्स टू 1, P2 इक्वल्स टू 1। अब इसी को अगर आपके पास ये हमने 3 ले ली वैल्यू, 5 7 8 9 1 2 3 एंड 4। नॉर्मली आपके पास पेज टेबल में इतनी एंट्रीज है, मतलब 8 एंट्रीज है। आपने क्या किया, P1 को इसको ब्रेक किया, जिसमें P1 इक्वल्स टू 1 एंड P2 इक्वल्स टू 2। तो उसमें क्या करोगे अभी आप, आउटर पेज टेबल में तो 2 एंट्रीज होंगी और बाकी इनर पेज टेबल में आपके पास P2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर आएगा 5 7 8 9, यहां पर आएगा, ये पेज टेबल की बात हो रही है, तो 1 2 3 4। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट अप टिल नाउ? अगर हिरारिकल पेजिंग का आपको ये क्लियर है, एक चलो मैं इसमें मैंने बोला था कि मेमोरी वेस्टेज है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वैलिड इनवैलिड बिट का कॉन्सेप्ट जो हमने मॉर्निंग के लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था कि अगर कुछ पे यूज्ड नहीं है, यूज में नहीं है, तो वहां पर बिट क्या करते हो, इनवैलिड। लेट अस सपोज आपके पास प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो डिवाइड किया हुआ है, आपके पास इज डिवाइडेड इनटू 5 पेजेस, ठीक है। अगर प्रोसेस आपका 5 पेजेस में डिवाइडेड है और P की वैल्यू 3 है, यस भाई म्यूट कर लो सभी। चलो मैं कर देता हूँ यार म्यूट। तो आपके पास था प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 5 पेजेस और P की वैल्यू 3 है, तो 0 से 4 तक 0 1 2 3 4 ये तो यहां पर ऑक्यूपाइड है, ठीक है, और 5 से 8 तक सॉरी 5 6 7 पेजेस आपके क्या होंगे, एम्प्टी। तो पेज टेबल में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे है, लेट अस सपोज ये फ्रेम नंबर 6 पे है और बिट वैलिड, फ्रेम नंबर 8 पे है बिट वैलिड, फ्रेम नंबर 2 पे है बिट वैलिड, फ्रेम नंबर 0 पे है बिट वैलिड। नेक्स्ट आगे जो आपके इनवैलिड इनवैलिड इनवैलिड, और इन्होंने इनको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, सॉरी इसको एक को होगी, इसमें 5 लगा लो और ये वैलिड, ठीक है, बाकी 3 क्या है, इनवैलिड। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करोगे तो क्या हिरारिकल पेजिंग में इस एग्जांपल के साथ कोई जो मैंने पेजिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये कि इसकी मेमोरी वेस्ट होती है हिरारिकल पेजिंग में, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? तो यहां पर यूज होगा कि लेट अस सपोज P की वैल्यू 3 है, P1 इक्वल्स टू 1 एंड P2 इक्वल्स टू 2। तो इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया, तो कैसे करेंगे ब्रेक, ये आउटर पेज टेबल हो गया और इनर पेज टेबल में क्या आएगा, P2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 एंट्रीज गई,
1 2 3 and 4, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या आ गया, 1 2 3 and 4। तो यहां पर अगेन ये तो सारे का सारा होगा और यहां पर भी सारे का सारा होगा, लेकिन ये लास्ट वाले 3 की बिट्स क्या होगी, इनवैलिड। अगेन एक इसकी लिए स्पेस हमारी वेस्ट हुई कि जो कि नॉर्मल पेज टेबल में नहीं होनी थी। लेकिन सपोज करो कि पे हार्डवेयर ने डिसाइड किया कि पी की वैल्यू तो 3 रहेगी, लेकिन इसके 4 पेजेस या कुछ टाइम बाद इस पेज की जरूरत नहीं थी, आगे हमने किया तो ये पेज यूज्ड अप हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, बिट इनवैलिड। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, 8, और इसने यूज कितने किए, 4। तब इस केस में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये इसको लेगा ही नहीं, मतलब इसके लिए पेज बनाएगा ही नहीं, पेज टेबल। तो ओनली यहां पर कितनी स्पेस हुई, 1 2 3 4 एंड 5 6। नॉर्मल पेज टेबल में कितनी होनी थी, 8। तो इस तरह से यहां पर इसने मेमोरी को सेव भी कर लिया। वैसे तो ये आपके सिलेबस में इतनी डिटेल में है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि हिरारिकल पेजिंग कई बार मेमोरी को सेव भी कर लेती है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा। क्यों, यहां पर कितने पेजेस, 4 पेजेस चाहिए थे, लेकिन पेज टेबल तो इकट्ठा बना 8 पेजेस का। लेकिन यहां पर क्या किया इसने, फर्स्ट आउटर पेज टेबल में तो P1 की वैल्यू 2 थी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसने 4 एंट्रीज ले लेगा, लेकिन इसकी जो एंट्रीज थी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो बनाएगा ही नहीं। तो यहां पर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हुई, अगर 6 एंट्रीज की, यहां पे कितनी हुई, 8 एंट्रीज की। क्लियर, जो नॉर्मल सिर्फ पेज टेबल रखने की बात है। यस, एनी डाउट? P1 इक्वल्स टू 1 है ना, तो आउटर में तो 2 आए, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट इन हिरारिकल पेज टेबल? एनी अदर डाउट इन हिरारिकल पेज टेबल? क्लियर है भाई? तो जो हमने सुबह एग्जांपल की थी जिसमें P की वैल्यू 20 है और D की वैल्यू 12 है, तो अगर उसको आपने ब्रेक करना है, मान लो P1 10 P2 10, तो उसमें भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की स्पेस आपने काफी हद तक रिमूव कर दी प्रॉब्लम यूजिंग हिरारिकल पेज टेबल। यस, तो अगर हिरारिकल पेज टेबल आपका क्लियर है तो हम आगे करते हैं। ये देखो इन्होंने भी वैसी बताया है। क्लियर, ये आउटर पेज टेबल है, ये इनर पेज टेबल जैसे करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास 3 टायर पेज टेबल्स भी हो सकते हैं, 4 टायर पेज टेबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, जितने लेवल्स बढ़ेंगे डिसएडवांटेज ये होगा कि हर बार के लिए मेमोरी एक्सेस टाइम विल बी मोर, क्योंकि पहले यहाँ पे आउटर पेज टेबल को करता है, फिर इनर पेज टेबल को, फिर मेन मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो अगर आपके पास ऐसी 4 टायर 5 टायर हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका आउटर होगा, फिर इसका आउटर, फिर ऐसे, तो उससे तो मेमोरी एक्सेस टाइम विल इंक्रीज वेरी लार्जली। क्लियर? यस, आउटर पेज टेबल में आउटर क्या, जो भी पेज टेबल है उसमें 2 रेज टू पावर p के कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे। लेट अस सपोज अगर ऐसे है आपके पास
सॉरी, ठीक है। P1 है, P1 10, P2 10, P3 5। तो यहां पर कितनी एंट्रीज होंगी? 2 रेज टू पावर 10, यहां पर 2 रेज टू पावर 10, यहां पर 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, वो तो उसी हिसाब से चलेगा। क्लियर? तो P1, P2 एंड D आपको ये इस तरह से ही लेने हैं। यहां तक किसी को डाउट हो भी? ये वैसी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली कितने P की वैल्यू कितनी थी? 52, तो उसको ब्रेक किया हुआ है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि मेमोरी एक्सेस टाइम विल बी मोर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हैश पेज टेबल, ये क्या है? इसको ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होगा कि जो लार्जर पेज टेबल की प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन और उसको फास्टर एक्सेस करने के लिए हैशिंग की टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। तो जो हैशिंग है, हैशिंग में और कुछ नहीं, देखो यहाँ पर तो पेज टेबल की हम डिफरेंट टाइप्स को और इलस्ट्रेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर ये नॉर्मल पेज टेबल है, और लेट अस सपोज इसमें एंट्रीज हैं 2 रेज टू पावर 7, ठीक है, उसमें एंट्रीज हैं 2 रेज टू पावर 7, डेट इज 128। तो 0 से लेकर कितनी होंगी? 127 एंट्रीज होंगी, ठीक है। अब इतनी एंट्रीज को इकट्ठा स्टोर करने की बजाय ये क्या कहते हैं, कोई हम हैश फंक्शन लगा लेंगे। ये अगर लेट अस सपोज ये प्रोसेस P है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी एंट्रीज जाएंगी पेज टेबल में? 127, ठीक है। अब इसकी बजाय हमने कहा कि बजाय के यहाँ 127 एंट्रीज हों, अगर P की वैल्यू 7 है, तो हमने यहां पर एक हैश फंक्शन लगा लिया। अब जो भी वैल्यू ये फंक्शन देगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से जो भी वैल्यूज निकलेंगी वो इस तरह से जाए कि यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम, और फिर एक्स्ट्रा लिंक, नेक्स्ट एलिमेंट कहां पर होगा। ऐसे ही हमने PF फिर लिंक, फिर इसको जाता जाएगा, ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में होगा। शायद अभी भी कईयों को समझ में ना आया हो, इसको एक इजियर एग्जांपल से करते हैं। लेट अस सपोज there are 100 pages in a process, ठीक है। अब यहां पर 0 से 99 पेजेस हैं एक प्रोसेस में, और इसमें जो हैश फंक्शन है वो हमने मॉडुलस फंक्शन को कर लिया। अब मॉडुलस बाय 10, अब अगर मॉडुलस बाय 10 हमने फंक्शन को कर लिया तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी एंट्रीज आएंगी? 10। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी आएंगी? 10। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी आएगी? 10। तो हमने ऐसे ही, जैसे लेट अस सपोज 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं, जैसे ये वाली एंट्री 0 के लिए, तो मतलब पेज 0, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी फ्रेम 7 एंड नेक्स्ट लिंक,
फिर पेज, अगला पेज 0 की एंट्री के साथ कौन सा होगा, 10, फ्रेम 25 एंड नेक्स्ट लिंक एंड सो ऑन। ये कहां तक देगा आपको, 90 तक। फिर ऐसी 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, पेज 1 फ्रेम 6 नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट लिंक जाएगा, ये नेक्स्ट लिंक किसको देगा, 11, यहां पर क्या आएगा, कोई भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर जहां पे मेमोरी में स्टोर है, नेक्स्ट एंट्री 21 एंड सो ऑन। तो ऐसे चलता जाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि एक साथ इतने सारे पेजेस आपको रखने नहीं पड़े। सेकंड एडवांटेज क्या हुआ कि आपको अगर 0th पेज पे जाना है तो आप डायरेक्टली, मतलब 30th पे जाना है तो कम मेमोरी सर्चिंग में जा सकते हो। कैसे, 0 के पता है 0 के बाद 10, 20, 30, लेकिन एक्सेस टाइम कैन बी मोर क्योंकि उसके बाद लिंक से जाना है। तो ऐसी सो ऑन दूसरे हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे हैश फंक्शन। यस, एनी डाउट इन हैश फंक्शन, एनी डाउट? देखो मॉडुलस की तो मैंने एक एग्जांपल दी है आपको, और भी हो सकते हैं। तो यहां पर वही बात इन्होंने बताई है कि जैसे आर को सर्च करना था तो आर वहां पर पड़ा है, तो इसको वहां से उसने मैप कर लिया। हाँ जी, एनी डाउट इन हैश पेज टेबल? यू कैन टाइप इन चैट। कोई डाउट नहीं यार, इसमें तो डाउट एक आधे को तो होना चाहिए। देखो यहां पर हमने किया क्या है कि जो एंट्रीज इकट्ठी स्टोर होनी थी पेज टेबल में, उसको पहले कोई हैश फंक्शन से अलग अलग कर लिया, और वो आपस में कैसे, हर एक क्लास कैसे कैटेगराइज की हुई है, यूजिंग लिंक लिस्ट। यहाँ लिंक लिस्ट आप देख रहे हो, और जो भी एंट्री है उसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैप कर दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब थर्ड पे टाइप ऑफ पेज टेबल करते हैं, डेट इज कॉल्ड इन्वर्टेड पेज टेबल। ठीक है, that is called inverted page table। ये देखो यहां पर इसने हैशिंग के वही बातें बताई हैं जो मैंने आपको बताई थी। अब इन्वर्टेड पेज टेबल क्या है? पहली बात, जो अभी तक हमने पेज टेबल्स का कॉन्सेप्ट किया है, हमने बोला है कि हर प्रोसेस के लिए एक अलग पेज टेबल बनेगा, और पेज टेबल में हम स्टोर क्या करते हैं, फ्रेम नंबर विद कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पेज। देखो नॉर्मल पेज टेबल में स्टोर क्या करते हैं हम, अगर मैंने ये बोल दिया 7589 है, तो इसका मतलब क्या है? यस एनीबडी? इसका मतलब है कि देयर आर 4 पेजेस एंड पेज 0 is stored at frame 7, page 1 is stored at frame 5, page 2 is stored at frame 8 and page 3 is stored at frame 9। अब इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या है कॉन्सेप्ट, कि ये जो इन्होंने बताया हुआ है, देखो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता मैं, यहां पर इसको इजियर तरीके से समझाने के लिए पहली बात कि एक तो प्रोसेस आईडी होगी क्योंकि सभी प्रोसेसेस का इकट्ठा पेज टेबल है। सेकंड बात, इसके यहां पर जो भी एंट्रीज होंगी इसका नाम क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड को जैसे हम पंजाबी में पुट्ठा बोलते हैं, तो ये क्या है, पुट्ठा पेज टेबल है, उल्टा पेज टेबल है, कि यहां पर बजाय के हम फ्रेम नंबर स्टोर करते हैं, इसकी बजाय हम क्या स्टोर करेंगे, पेज नंबर। ठीक है, अब प्रोसेस आईडी में
प्रोसेस 0 का पेज 5, प्रोसेस 1 का पेज 2, प्रोसेस 2 का पेज 7। और ये स्टोर कैसे किया जाएगा? इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। तो नंबर ऑफ एंट्रीज in this inverted page table will be equal to the physical memories entries। जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी इस पेज टेबल में। क्लियर है ये बात? यस, एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, तो अब अगर कोई डाउट नहीं है तो गैल्विन की बुक का एक पीछे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसके ऊपर देखो, ये जो 9th एडिशन है उसमें 8.13 है न्यूमेरिकल नंबर। मैं उसकी स्टेटमेंट लिखवा भी देता हूं भी, जो वो मतलब है उसका। उसने बोला है कि 21 बिट है आपके पास वर्चुअल एड्रेस, और 16 बिट है आपके पास फिजिकल एड्रेस। पेज साइज इज इक्वल टू 2 किलोबाइट। हाउ मैनी entries are there in each of following? फर्स्ट है कन्वेंशनल पेज टेबल, सेकंड है आपके पास एन इन्वर्टेड पेज टेबल। तो इसी को आपने सॉल्व करना है इस कॉन्सेप्ट के साथ। इसकी पिक्चर क्लिक करके आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहले सभी पिक्चर क्लिक कर लो जो सॉल्व कर रहे हो, तो उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, ताकि अगर किसी को डाउट होगा तो मैं चैट में उसके डाउट देख सकूं। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, चाहे पिक्चर क्लिक कर लो इसकी। चलो देखते हैं जशन कितना आंसर आएगा। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो सॉल्व करके ही हमें पता चलेगा। 2⁻10 किस केस में? कन्वेंशनल सिंगल लेवल पेज टेबल में। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो यहां पर सीधी बात है कि 21 बिट लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 21 बिट का है, और पेज साइज कितना है? 2 किलोबाइट्स। दैट इंप्लॉइज d इक्वल्स टू 11, देन p इक्वल्स टू 10,
number of entries that can be possible in conventional page table 2 raised to power 10. अब फिजिकल एड्रेस कितने बिट का है? 6 बिट का, सॉरी 16 बिट का। तो डी की वैल्यू 11 है, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो इन्वर्टेड पेज टेबल में मैक्सिमम कितनी एंट्रीज पॉसिबल हैं? 2 रेज टू पावर 5। तो वही इसका आंसर आएगा। क्लियर? तो इन्वर्टेड पेज टेबल में कितनी एंट्रीज हैं? 2 रेज टू पावर 5। तो वही इसका आंसर आएगा। क्लियर? यस, एनी डाउट के 2 रेज टू पावर 5 एंड 2 रेज टू पावर 10 कैसे आया? यस, एनी डाउट? सो अब है आपका लास्ट टॉपिक इसमें, ये जो आपका चैप्टर 8 में पेंडिंग है, दैट इज शेयर्ड पेजेस। दैट इज कॉल्ड शेयर पेजेस। अब शेयर्ड पेजेस क्या है? इसमें स्लाइड्स में अगर है तो अच्छा है, टाइम बचेगा। ये अब ध्यान से देखना कि यहां पर ये प्रोसेस 1 है, इसमें ये सेम डेटा जो उसके पेजेस हैं, पेज 0, ED1, ED2 एंड ED3, ऐसी प्रोसेस 3 में ED1, ED2, ED3, ऐसी प्रोसेस 2 में ED1, ED2, ED3। अगर ये तीनों पेजेस जब रैम में जाएंगे सेल्फ मॉडिफाइंग ना हो, ऐसा ना हो कि ये प्रोग्रामिंग के हों जो, और इसमें किसी ना किसी वेरिएबल्स की वैल्यू आगे कहीं यूज हो रही हो। अगर सेल्फ रेकरेंट ये प्रोग्राम्स नहीं है तो क्या है, इन तीनों प्रोसेसेस के जो पेजेस हैं वो मेमोरी में हम शेयर करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेस 1 के पेज टेबल में इसको कोई और फ्रेम नंबर एलोकेट कर दिया, प्रोसेस 3 के पेज टेबल में इनको और कोई फ्रेम एलोकेट कर दिया, और प्रोसेस 2 के पेज टेबल में इनको कोई और फ्रेम एलोकेट कर दिया। सब में ये इकट्ठा ही रखेंगे। हो सॉरी, सेगमेंटेशन भी पढ़ा है, ठीक है पीयूष, वो फ्राइडे करेंगे। सेगमेंटेशन भी पढ़ा है, ठीक है ठीक है, वो फ्राइडे के लेक्चर में करेंगे। देखो मेरा जो डोआ सर की मेल है उसके अकॉर्डिंग 20th तक आपका सिलेबस खत्म करना है। अगर ये हमें न्यूमेरिकल्स की साथ इसको अच्छे से मतलब धीरे धीरे करना है तो लेक्चर्स जो रिक्वायर्ड है दैट विल बी मोर। तो इसलिए एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए अब रेडी रहना, ठीक है? अगर आराम से करना है, अगर सिर्फ थ्योरी करनी है देन वी कैन मूव फास्ट, ठीक है? लेकिन वो न्यूमेरिकल्स के बिना आपको समझ में नहीं आएगा, तो बीइंग अ कोर सब्जेक्ट इसके हम एक्स्ट्रा लेक्चर ही लेंगे। और सो यहां पर क्या है, ED1, ED2, ED3 फ्रेम नंबर देखो 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6। तो इनका जो कॉमन पेजेस हैं उनका डेटा का फ्रेम हमने सेम ही रखा। क्लियर? क्लियर है ये? अगर ये सेल्फ मॉडिफाइंग कोड नहीं है तो आप ऐसे रख सकते हो ताकि मेन मेमोरी में ये सीधा उसको सॉल्व कर सके। तो और कुछ है इसमें? अभी हमारा सेगमेंटेशन पेंडिंग है, सेगमेंटेशन का मैं बता देता हूं। देखो ये पहले शेयर्ड कोडिंग का देख लो। 1 कॉपी ऑफ रीड ओनली कोड शेयर्ड अमंग प्रोसेसेस सिमिलर टू मल्टीपल थ्रेड्स शेयरिंग द सेम प्रोसेस स्पेस, ठीक है? तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो जो शेयर्ड पेजेस का कॉन्सेप्ट था। क्लियर? प्राइवेट कोड एंड डेटा तो देखो हमने बाद में लिखा हुआ है, ये इसके लिए तो देखो अलग अलग फ्रेम नंबर एलोकेट हुए हैं। क्लियर? अब बात आ गई आपकी सेगमेंटेशन की।
अब देखो पेजिंग और सेगमेंटेशन में बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो सेगमेंटेशन है उसमें जो पार्टीशन का साइज है वो से हर पार्टीशन का साइज सेम नहीं होगा, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। तो उसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स को डिफरेंट साइजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे ये एक ही प्रोसेस का है, एक मेन प्रोग्राम है, एक उसका सिंबल टेबल है, स्टैक है, सब रूटीन है, स्क्वायर रूट उसका लाइब्रेरी फंक्शन है। तो एक प्रोग्राम के उसने 5 सेगमेंट्स बनाई हुई हैं। अब ये जो 5 सेगमेंट्स हैं दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। अब यहां पर देखना अगेन जैसे वहां पे P एंड D था, यहाँ पे वैसे ही है। अब लिमिट एंड बेस क्या है ये आप सभी जानते हो, हमने पहले किया था कि लिमिट रजिस्टर क्या करता है कि उसकी रेंज कितनी है, बेस कहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसने उसको देखते हुए उसको फिजिकल मेमोरी में डालना है। सपोज करो हम आपको इसकी बुक वाली एग्जांपल अगर मैं सॉल्व करवाऊं, इसी डायग्राम के बेस के ऊपर लेट अस सपोज आपके पास 5 सेगमेंट्स हैं और उनके लिए सेगमेंट टेबल इस तरह से दिया हुआ है। ये जो सेगमेंट टेबल है ना इसमें लिमिट एंड बेस होगा। और उसमें दिया हुआ है सेगमेंट 0, 1, 2, 3 एंड 4। लिमिट दी हुई है 1000, बेस है 1400, 400 बेस है 6300, 1100 बेस है 3200, 1000 और इसकी है 4700 एंड देन 1000 सॉरी 400 और इसका है 4300। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको लेट अस सपोज उन्होंने बोल दिया कि एड्रेस 1685 फॉर सेगमेंट 0 क्या वैलिड है या इनवैलिड है। एड्रेस 1685 फॉर सेगमेंट 0 क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। देखो सेगमेंट 0 का 1400 से स्टार्ट है और 1000 लिमिट है, मतलब 1400 से लेकर 2399 तक ये इसकी रेंज है। तो 1685 उसमें लाई करता है। सेगमेंट 4 एंड एड्रेस आपको दे दिया 2000, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि इसका बेस 4300 है, तो ये 4300 से लेकर 4699 तक ही होगा, वही लाई करेगा, बाकी में क्या आएगी, एरर आएगी। यस यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट। देखो ये सेगमेंटेशन में क्या है, बेसिकली आप फिजिकल मेमोरी में जैसे पेजिंग में, अच्छा ये बताओ ये कंटिग्यूअस होगी या नॉन कंटिग्यूअस, एनीबॉडी इन चैट, ये कंटिग्यूअस स्कीम है या नॉन कंटिग्यूअस सेगमेंटेशन।
नॉन कंटिग्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमने सेगमेंट्स को डिवाइड किया है, हमने सेगमेंट्स को डिवाइड किया है। और फिजिकल मेमोरी में कैसे स्टोर होंगी ये, यहाँ स्लाइड्स में पता नहीं है, नहीं बुक में तो है वैसे दिया हुआ कि यहाँ पर मान लो सेगमेंट 1 है, ये 0 से 1000 है, फिर सेगमेंट 2 यहाँ है, ये आपका मान लो 2000 से 2799 तक है। तो इस तरह से ये नॉन कंटिग्यूअस स्कीम है जिसमें सेगमेंट 2, यहाँ पर सेगमेंट 4 भी आ सकता है और मे बी के सेगमेंट 3 उसके बाद के एड्रेसेस में स्टोर हो, तो ये भी पॉसिबल है। तो इट्स अ नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। क्या ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने में उतनी हेल्पफुल होगी जितनी पेजिंग है? यस या नो में बताओ, क्या ये सेगमेंटेशन टेक्निक जितनी इफेक्टिव पेजिंग टेक्निक है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए? नहीं। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि सेगमेंट अगर ज्यादा बड़ी है आपके प्रोग्राम की तो उसको वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन उसमें होगी ही होगी, तो उसको आप इफेक्टिवली रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, सेगमेंट्स में अलग अलग में डिवाइड कर लिया, लेकिन वो प्रोग्राम के हिसाब से करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन है उसको अलग कर लो, कोई लाइब्रेरी फंक्शन है उसको अलग कर लो, लेकिन उसमें भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। क्लियर? यस। तो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस हैं, सेगमेंटेशन में नहीं। ठीक है, लेकिन पेजिंग में फिर भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट भी हो गया। सो फ्राइडे को हम वर्चुअल मेमोरी स्टार्ट करेंगे। अगर फ्राइडे को एक लेक्चर और मिल गया तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म भी हो सकता है। और ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा कि 2 लेक्चर्स में होगा या नहीं, वो अलग बात है। यस, एनी अदर डाउट? टाइम क्या हो गया? टाइम भी हो गया है, सो वी विल एंड दिस नाउ।